देखो, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी। और इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पाथ ऑफ लाइट रे इज कंप्लीटली रिवर्जिबल। इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। जैसे मान लो कि ये एक मिनट, मान लो यहाँ पे दो मीडियम है, ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू था। और मीडियम वन को मैं मान के ऐसा चलूँ कि वो हवा है, एयर है। और लाइट रे अपना जा रहा है मीडियम वन से मीडियम टू में। मान लो कि ये मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा था ऐसे। ये अपना हो गया इंसिडेंट रे, मैंने इसको नाम दे दिया ए ओ। ये ड्रॉ किया है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और मान लो लाइट रे अपना यहाँ पे अंदर आया तो ये बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल। और आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी, अगर हमने कुछ ऐसा इसमें चेंजेज लाया, ये जो मेरा जो अपना सिचुएशन है, कि अगर लाइट रे कंप्लीटली, इफ लाइट रे कंप्लीटली अपना पाथ कर ले रिवर्स। सुनो इसका मतलब क्या हुआ, कि अभी मेरा लाइट रे आया था मीडियम वन से मीडियम टू में। हम अगर कुछ ऐसा कर दे कि जिससे लाइट रे मेरा मीडियम टू से मीडियम वन में जाए और वो एग्जैक्ट सेम पाथ पे जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इस लाइट रे के पाथ में एक मिरर रख दिया, देखो ये हमने एक रखा है प्लेन मिरर। और अगर लाइट रे आपका इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट किया है नॉर्मली, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 डिग्री। तो वो मतलब कि ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा कितना, वो भी आपका 0 डिग्री ही होगा। इसका मतलब कि लाइट रे आपका वाप क्या 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 क्या। अच्छा ठीक। देखो मैं बोल रहा हूँ कि हमको लाइट रे का पाथ को रिवर्स कर देना है। और वो करने के लिए मैंने एक यूज किया है मिरर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि मीडियम वन से अगर मीडियम टू में लाइट रे कुछ ऐसा आ रहा था ना, तो हम चाहते हैं कि मेरा लाइट रे वापस इधर चला जाए, मतलब इसी पाथ पे लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल करे। तो उसको पॉसिबल करने के लिए मैंने इसके रास्ते में डाल दिया है एक प्लेन मिरर। और ये लाइट रे अगर इस मिरर पे नॉर्मली फॉल करेगा तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0 डिग्री। तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा जीरो, मतलब कि लाइट रे वापस इसी पाथ पे ट्रेवल कर जाएगा। देखो ऐसा ही जिस लाइन पे आया था, जिस लाइन पे आया था उसी लाइन पे वो वापस चला जाएगा। अब सुनो क्या होगा। तो लाइट रे पहले आ रहा था ऐसे, लाइट रे पहले आ रहा था ऐसे देखो। और जैसे ही हमने यहाँ पे एक रखा है प्लेन मिरर, तब क्या होगा कि अब वो कुछ घूम जाएगा ऐसे। देखो तो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। अब क्या होगा कि अब ये वापस मीडियम टू से मीडियम वन में जाएगा। अब यहाँ पे आता है चर्चा ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी, कि कि अगर इस मीडियम टू में उसका एंगल आर है, तो उसका मीडियम वन में फिर से एंगल आई ही हो जाएगा, मतलब कि वो वापस इसी पाथ पे बाहर निकलेगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी, कि अगर आपका लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा है और मीडियम वन में एंगल अगर आई है और मीडियम टू में एंगल अगर आर है, और अगर किसी दूसरे केस में लाइट रे आपका जा रहा था मीडियम टू से वन में, तो अगर मीडियम टू में एंगल आर है तो मीडियम वन में फिर से एंगल आई ही हो जाएगा। तो ये दो सेपरेट केस है, लेकिन इस प्रिंसिपल के अनुसार आपका लाइट रे जो है वो कम्प्लीटली वो पाथ फॉलो करता है, रिवर्जिबल पाथ। सपोज सपोज समझ में आया कि नहीं आया? डाउट है तो वो तो एक बार मेरे से पूछ लो। मान लो अगर लाइट रे मेरा मीडियम वन से मीडियम टू में आ रहा है, अगर मीडियम वन में उसका एंगल है 15 डिग्री और मीडियम टू में एंगल है उसका 10 डिग्री, तो अगर लाइट रे मीडियम टू से वन में जा रहा था, तो अगर मीडियम टू में उसका एंगल 10 डिग्री है, तो मीडियम वन में उसका पक्का एंगल कितना होगा? 15 डिग्री होगा। मतलब ये पेयर आपका चेंज नहीं करने वाला है, 15 10 तो 10 15। यही आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी। और यहाँ से आपका एक कंक्लूजन आता है, निकलता है मैथमेटिकली। इसका प्रूविंग भी होता है, लेकिन मैं वो आपको नहीं बताऊंगा, आपके एग्जाम में उसका प्रूविंग नहीं आएगा। तो बस आप इतना जान लो कि इस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज वन बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू।
ये आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is 9/8, then refractive index of water with respect to glass is 1 by refractive index of glass with respect to water, या फिर 1 by 9/8, तो आप इसको 8/9 भी बोल सकते हो। हमने बस उसको उल्टा कर दिया। तो ये तुम्हारा आता है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका प्रूविंग मैं तुमको नहीं बता रहा हूँ, वो तुम्हारे काम का नहीं है, बस इसको ये याद रखना। तो अगर कॉपी करना है तो करो कॉपी, मैं इसको फिर आगे और भरूंगा। तो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब या लेटरल शिफ्टिंग का आइडिया यहाँ से मिल पाएगा। चलो, तो मैंने यहाँ पे एक लिया है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका मैंने नाम दे दिया है ABCD। ये ग्लास का है और इसके बोथ साइड आपका मीडियम है एयर। मैंने ऊपर और नीचे एयर लिया है, इसके बाहर का मीडियम आपका एयर है हर जगह। और लाइट रे मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है आपका हवा से इस ग्लास में। मैंने इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लिया है, इसको मैंने नाम दे दिया एन डैश। इस पॉइंट ओ पे नॉर्मल, ये था मेरा इंसिडेंट रे AO। तो अब देखो, तो लाइट रे आपका आ रहा है फ्रॉम रेडर टू डेंसर, तो वो करेगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो करेगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे इसको शो करूंगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब मान लो कि ये एंगल था R इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और मैंने इसको नाम दे दिया है B। अब मैं, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले लाइट आया है एयर से ग्लास में और फिर जाएगा ग्लास से एयर में, मतलब इसका फिर से होने वाला है रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, तो ये सरफेस जो AB है और ये जो CD है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा लाइट रे OB है वो सरफेस AB के नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल वो CD के नॉर्मल से ही बनाएगा। मतलब यहाँ भी आपका एंगल R ही आने वाला है। अब यहाँ पे आपका आएगा यूज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का। देखो, जब लाइट रे मीडियम 1 से 2 में आ रहा था, तो अगर एंगल मीडियम 1 में था I, तो मीडियम 2 में हो गया था R। अब ये जा रहा है मीडियम 2 से 1 में, तो अगर मीडियम 2 में उसका एंगल R है, तो मीडियम 1 में उसका एंगल फिर से I हो जाएगा। मतलब कि ये कुछ लाइट रे जो मेरा बाहर आएगा निकलेगा, वो कुछ ऐसे निकलेगा, और ये उसका हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमने कैसे लिखा? ये हम लिखा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब ध्यान से देखो एक बात, ये है मेरा नाम, तुम चलो इसको BC, नहीं C मैंने पहले से यूज किया हुआ है, तो इसको नाम दो कुछ P ऐसा। तो BP इज द इमरजेंट रे, AO इज द इंसिडेंट रे। अब ध्यान से देखो, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जितना एंगल बनाया था, इमरजेंट रे ने भी उतना ही नॉर्मल से एंगल बनाया है। मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट रेज रे लिखो एंड इमरजेंट रे इज पैरेलल टू ईच अदर, सॉरी इज पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि अगर मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन से शो करूँ, तो ये हमको मिलेगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखो, जब मेरा इंसिडेंट रे कहीं इस तरफ था, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब एक बात यहाँ से हमको और दिख रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे था और ये जो और वो जो इमरजेंट रे है, वो एक दूसरे के पैरेलल तो है, लेकिन सेम लाइन के अलोंग नहीं है। देखो, वो दोनों के लाइन का सेम लाइन नहीं है। अब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग। तो आपने अगर इसको नाम दिया है पॉइंट B, तो इसको नाम दो पॉइंट Q। यहाँ पे BQ जो है, BQ उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो कि हमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज लेटरल शिफ्टिंग या व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोलते हैं कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, चाहे ऐसा लिखना कि हाँ, कि इफ लाइट रे
travels from air to a rectangular glass slab and then again to air, then incident ray and emergent rays are parallel to each other but they are not along the same line, and the perpendicular distance between the emergent ray and direction of incident ray is called lateral shifting या फिर lateral displacement. यहाँ पे लाइट रे आपका पैरेलल तो है लेकिन वो सेम लाइन के अलोंग नहीं है, तो यहाँ हमको lateral shifting मिल गया. अब एक मान लो कि ये हुआ अपना इन जनरल केस. यहाँ पे एक आपका आता है स्पेशल केस. देखो क्या आता है कि इफ लाइट रेज फॉल्स नॉर्मली, अगर मेरा लाइट रे इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे नॉर्मली फॉल कर जाए तब कैसा सिचुएशन बनेगा. जैसे मान लो ऐसे आया ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट रे आपका जा रहा है हवा से ग्लास में और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, तो हमने जस्ट जो लास्ट क्लास में सीखा था कि ये लाइट रे जाएगा अनडेविएटेड, मतलब ये आपका यहाँ से सीधे निकल जाएगा ऐसे. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो 0, और फिर जब ये आपका ग्लास से जाएगा एयर में तो फिर से ये सीधे ही निकलेगा फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मतलब कि अगर आपका लाइट रे नॉर्मली फॉल किया है ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उस केस में इसका लेटरल शिफ्टिंग 0 हो जाएगा. उस केस में इसका लेटरल शिफ्टिंग 0 हो जाएगा. तो ये आप लोग ध्यान रखना, अगर वो नॉर्मली फॉल किया है तब. अगर कुछ एंगल से फॉल करेगा तो उसमें लेटरल शिफ्टिंग होगा. अच्छा एक बात और हमने ये सीखा यहाँ पे कि लाइट रे, ये जो फर्स्ट केस जो मैं लिया था एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल कि लाइट रे हवा से ग्लास में आया फिर से आ गया आपका हवा में, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम हो गया. अब कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि जब भी लाइट अपना हवा से ग्लास में होके फिर से वापस हवा में आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट हमेशा सेम हो जाएगा. ऐसा हमेशा नहीं होता है. ये तभी होता है जब जिस फेस पे आपका लाइट एंटर किया है और जिस फेस से लाइट आपका लीव कर रहा है वो दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हो तभी आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल आता है. मतलब कि अपना जो नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास ग्लास प्रिज्म, या मेरे पास एक प्रिज्म रहेगा और वहाँ से हम लोग सीखेंगे रिफ्रैक्शन. तो वहाँ पे भी आपका जो सरफेस होता है वो आपका प्लेन सरफेस ही होता है, लेकिन ये जो दो सरफेस हैं यहाँ से लाइट करता है एंटर और यहाँ से लाइट करेगा लीव. तो यहाँ पे भी लाइट आपका एयर से ग्लास में गया फिर ग्लास से आ रहा है एयर में. तो यहाँ पे जो दो सरफेस हैं, देखिए ये सरफेस ये और ये सरफेस ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं. तो अगर ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो आपका ये जो इंसिडेंट रे होगा और जो रे बाहर निकल रहा होगा इमर्जेंट रे, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है. ये तभी पॉसिबल है जब लाइट आपका जिस मीडियम से एंटर किया था उसी में वापस चला जाए और प्लस जिस फेस से लाइट इंसिडेंट किया था और जिससे बाहर जा रहा है वो दोनों फेस पैरेलल होने चाहिए, तभी ये आपका केस होगा. तो जल्दी से इसको कॉपी करो और ये बातें आप लोग ध्यान रखना. अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पढ़ने कि ये जो लैटरल शिफ्टिंग है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल शिफ्टिंग. हाँ तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल शिफ्टिंग. वो जो शिफ्टिंग था वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो सबसे पहला जो फैक्टर आपका है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब. तो जितना ज़्यादा आपका होता है थिकनेस उतना ज़्यादा लैटरल शिफ्टिंग होता है. इसका एक आपका मैथमेटिकल भी आता है डेरिवेशन, लेकिन वो अभी आपको नहीं जानना है क्लास 10 में, तो इसलिए मैंने उस पर कुछ चर्चा नहीं किया है. बेसिकली आप लोग याद रखना कि जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ज़्यादा उसका शिफ्टिंग होगा. तो देखो मैंने यहाँ लिखा है कि इफ थिकनेस, इफ देखो ये टी फॉर थिकनेस एंड एल एस फॉर लैटरल शिफ्टिंग, मतलब कि अगर थिकनेस करेगा इंक्रीज तो उसका लैटरल शिफ्टिंग भी इंक्रीज करेगा. वो हमने शो किया बस एरो से. ठीक है. नेक्स्ट है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस करेगा इंक्रीज तो फिर से आपका लैटरल शिफ्टिंग करेगा इंक्रीज. थर्ड फैक्टर आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. फिर से अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो उसका लैटरल शिफ्टिंग इंक्रीज करेगा. अब एक बात सबको याद होगा कि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कुछ फैक्टर्स पे करता है डिपेंड। सबसे पहला क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम। सेकेंड क्या होता था, टेम्परेचर। और थर्ड होता था कलर और वेवलेंथ, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट इंसिडेंट किया है, ठीक है ना। और हमने ये भी सीखा था कि अगर लेमडा करता है इंक्रीज तब क्या होता है, तब उसका म्यू का वैल्यू करता है डिक्रीज। ये सब लोग याद रखना कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द कलर, मतलब कि म्यू इज लीस्ट फॉर रेड लाइट एंड म्यू इज मोस्ट फॉर वायलेट लाइट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि हवा को छोड़ के आप कोई और ले लो मीडियम, तो वहाँ पे आपका कलर चेंज करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज कर जाता है फॉर सेम मटेरियल। मतलब कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ ग्लास स्लैब lateral shifting will be most for violet light and least for red light, क्योंकि for violet light refractive index is maximum। तो आप यहाँ लिख लेना कि for a given glass slab, फॉर अ गिवन ग्लास स्लैब, इसका मतलब कि हम उसका थिकनेस, उसका टेम्परेचर, उसका मटेरियल, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सब सेम रखेंगे, लेकिन हमने अगर कलर चेंज किया है तो जो रेड वाला होगा उसका शिफ्टिंग कम होगा और जो आपका होगा वायलेट वाला उसका शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा होगा। तो फॉर अ गिवन ग्लास स्लैब एंड particular angle of incidence, lateral shifting will be maximum for violet light and least for red light। रेड के लिए सबसे कम होता है क्योंकि फॉर रेड लाइट मैक्सिमम ए वेवलेंथ इज मैक्सिमम, फॉर वायलेट लाइट एंड लीस्ट फॉर रेड लाइट। तो सिंपल सा कहानी है कि जब हम इस विजिबल स्पेक्ट्रम में इस तरफ जाएंगे V से R की तरफ, तब क्या होता है, लेमडा करेगा इंक्रीज और आपका म्यू करेगा डिक्रीज। एंड इफ म्यू किया है डिक्रीज तो आपका लेटरल शिफ्टिंग भी करेगा डिक्रीज। तो इस तरफ जाने पे आपका लेटरल शिफ्टिंग भी डिक्रीज करता है। तो ये आप लोग याद रखना। चलो ये देखो, ये अपना है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हमने लिया है इमेज फॉर्मेशन इन अ थिक ग्लास मिरर। एक्चुअल में ये एक, आप ऐसा मान सकते हो कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही है, लेकिन उसका जो नीचे वाला सरफेस है उसको मैंने सिल्वर कर दिया है। और सिल्वर करने के बाद वो जो नीचे वाला सरफेस सीडी है ना, वो कर रहा है बिहेव एज अ मिरर। मतलब कि उससे अब लाइट क्या होगा, उससे लाइट होगा रिफ्लेक्ट। समझ में आया ना। अब जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे मान लो कि आपके पास अगर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और आपने उसका पीछे वाला सरफेस को कर दिया सिल्वर्ड, और उसके सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस केस में उस ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज फॉर्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि उसका इन्फानाइट इमेज फॉर्म होता है। और उस बहुत सारे इमेज में से जो सेकेंड इमेज जो होता है, दूसरा इमेज, वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है ब्राइट। अब अपने को वही यहाँ पे शो करना है कि बहुत सारा इमेज फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा और क्यों सेकेंड इमेज ही सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। तो इसके लिए मैंने देखिए, तो ये जो ओ है अपना ऑब्जेक्ट हमने माना, और इस इस ऑब्जेक्ट ओ से मैंने एक लाइट फॉल कराया है एकदम नॉर्मली। तो सबको ऐसा पता है कि जब वो लाइट रे नॉर्मली आएगा तो वो जाएगा अनडेविएटेड। सिंपल सी कहानी है। तो देखो वो इधर से आया, नॉर्मली किया इंसिडेंट, और ये लाइट का क्या होगा, इस लाइट का होगा रिफ्रैक्शन। ये जाएगा फ्रॉम एयर टू ग्लास। और मैक्सिमम लाइट क्या होता है, मैक्सिमम लाइट का होता है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आपका बहुत कम ही हुआ होगा, क्या रिफ्लेक्शन हुआ, बहुत छोटा सा, एकदम बहुत कम हुआ है, उसको मैंने शो नहीं किया। और ये आपका लाइट रे आ गया अंदर में, देखो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ क्या है देखो, तो जैसे ही लाइट रे ये ग्लास में एंटर किया, अब उसको क्या मिला, अब उसको यहाँ पे मिला है मिरर। देखो यहाँ मिल गया है उसको मिरर। अब ये जो है मिरर, ये उसको वापस हवा में नहीं जाने देगा। अब यहाँ से होगा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। क्या होगा, यहाँ से आपका होगा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर,
तो लाइट रे वापस की तरफ जाएगा। अच्छी बात है। अब जब भी हमको शो करना होता है इमेज, तो हमको एटलीस्ट दो लाइट रे चाहिए होता है, कि दो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मिलता है या जिस पॉइंट पे मिलता हुआ दिखता है वहां पे फॉर्म होता है इमेज। तो इसलिए मैंने एक और लाइट रे शो किया है, देखो। और इस लाइट रे को मैंने फॉल कराया है ऑब्लिकली, मतलब कि ये अभी आपका नॉर्मली नहीं आया है, ये कुछ एंगल से आया है। अब लाइट रे जब ये कुछ एंगल से आया तो क्या होगा, हमने आपको ऐसा समझाया था कि जब हम लोग जहाँ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, तो हम लोग उसको शो नहीं करते। तो मतलब क्या कि यहाँ भी आपका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होने वाला है, थोड़ा सा मतलब क्या कि ये जो लाइट रे का जो इंटेंसिटी आएगा ना, उसमें बहुत कम ही, लगभग ओनली 4% लाइट क्या होता है कि वापस जाता है सेम मीडियम में। मतलब कि यहाँ पे ओनली 4% लाइट रे के इंटेंसिटी का होता है रिफ्लेक्शन, और लगभग 96% आपका आपका ग्लास में एंटर कर जाता है, और उसका होता है रिफ्रैक्शन। तो इस बार मैंने इस पॉइंट के लिए शो किया है आपका रिफ्लेक्शन भी, और मैं इस बार शो करूंगा उसका रिफ्रैक्शन भी। तो जो लाइट रे अंदर आएगा वो करेगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कि वो कुछ ऐसा बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये जो लाइट रे है ये वापस आपका मीडियम में चला गया है। तो जो पहला फॉर्म होता है इमेज ना, आपका जो पहला इमेज फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है कि जब ड्यू टू फर्स्ट वेरी वीक रिफ्लेक्शन, यहाँ से जो मान लो कि इसको मैंने नाम दे दिया है पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से जो वीक हुआ होगा रिफ्लेक्शन, इसका फॉर्म होता है पहला इमेज। तो जब मैं इसको बैक ट्रेस करूंगा कहीं पे, इधर कहीं बैक ट्रेस करूंगा ना, तो वो इधर कहीं भी देखो, इधर से कहीं मेरे को लाइट रे आता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे आपका फॉर्म होगा पहला इमेज, यहाँ पे आपका फॉर्म होगा पहला इमेज। और चूंकि ये पहला इमेज जो फॉर्म हुआ है वो हुआ है फॉर्म ड्यू टू वेरी वीक रिफ्लेक्शन, तो आपका इमेज ब्राइट नहीं होता, वो आपका इमेज डीम होता है। अब देखिए, अब हम लोग करते हैं चर्चा सेकेंड इमेज का। अब देखिए, तो हम करेंगे इस लाइट रे का बात, इस लाइट रे। अब देखिए क्या हुआ, ये लाइट रे आके टकराया है किससे, मिरर से। अब क्या हुआ कि मिरर कुछ भी लाइट रे वापस हवा में नहीं जाने देगा, वो सारा का सारा लाइट रे को कर देगा रिफ्लेक्ट। मतलब देखो कुछ ऐसा, तो लाइट रे आपका इधर हुआ है रिफ्लेक्ट। अब जो सेकेंड इमेज फॉर्म होता है ना, वो सेकेंड इमेज इस रिफ्लेक्शन के चलते फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे जो आपका सेकेंड इमेज जो फॉर्म होगा, ये एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, तब क्या होगा कि लाइट रे, ये देखिए अब ये लाइट रे यहाँ पे आ गया, इसको मान लो नाम, मैंने नाम दिया पॉइंट पी, इसको आप नाम दे दो पॉइंट क्यू। अब क्या होगा कि कुछ लाइट का होगा रिफ्रैक्शन और कुछ लाइट का होगा रिफ्लेक्शन, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होने वाला है ना, वो बहुत कम लाइट का होगा, क्योंकि यहाँ पे मिरर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो देखिए कुछ लाइट रे वापस सेम मीडियम में आ गया, देखिए कुछ लाइट रे सेम मीडियम में आ गया, और कुछ लाइट क्या होगा, कुछ क्या, जो बहुत सारा जो लाइट होगा मैक्सिमम लाइट, वो आपका आ जाएगा बाहर, इस बाहर। अब देखिए, अब इधर से ये जो लाइट रे है जो मेरे आंख तक पहुंचेगा, इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्या है, इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसके चलते फॉर्म होगा आपका सेकेंड इमेज। देखो इसके चलते आपका फॉर्म होने वाला है सेकेंड इमेज, और वो कहीं फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो आपका इमेज फॉर्म होने वाला है ना, ये आपका होगा ब्राइट। ये क्या होगा, ये आपका इमेज होगा ब्राइट, क्योंकि ये फॉर्म हुआ था ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। ये आपका फॉर्म हुआ है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, अब क्या हुआ कि ये लाइट रे मेरा, ये कुछ ये आ गया यहाँ पे आया था अंदर, फिर से क्या होगा, इसका फिर से होगा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आएगा, फिर इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आएगा अंदर वापस, बहुत सारा पार्ट जाएगा बाहर, और फिर इसका फॉर्म होगा थर्ड इमेज। देखो थर्ड इमेज कहीं हम फॉर्म कराएंगे इधर, तो ये जो थर्ड इमेज है वो भी आपका ब्राइट होगा, लेकिन इस सेकेंड इमेज से ज्यादा ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि देखो इस सेकेंड इमेज के बाद जो भी लाइट अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, उसका इंटेंसिटी कुछ ना कुछ तो कम हुआ होगा ना। इसलिए हम बोलते हैं कि जो मेरा सेकेंड इमेज है वो फॉर्म होता है सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट, क्योंकि वो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन से फॉर्म होता है, फॉर्म ड्यू टू फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। और उसमें क्या होता है, उसमें लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट आपका रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए सेकेंड इमेज सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होता है।
अब देखो तो जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपको ऐसा डायग्राम शो करना होगा। एक बार आप खुद से करना प्रैक्टिस, आपका डायग्राम हो जाएगा, इसमें कोई चाप नहीं है। और आपसे पूछता है कि क्यों सेकेंड इमेज ही सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है, तो लिखना कि द सेकेंड इमेज इज फॉर्म ड्यू टू फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, और मैक्सिमम इंटेंसिटी मेरे आंख तक पहुंचता है, इसलिए आपका इमेज सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है। पक्का ना? जल्दी से सब लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो अब ये जो अपना इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था, ठीक है ना, तुम्हारे बुक के हिसाब से चैप्टर 4 का पार्ट 1 शायद है ये। हाँ, 4A खत्म हो गया है, ठीक है ना। इसमें तुम लोग मेनली जो ध्यान रखना, तुम्हारा जो बोर्ड से स्कूल में क्वेश्चन आता है वो तुम्हारा आता है म्यू इक्वल टू सी बाई वी वाले से, और वो जो ग्लास स्लैब जो हमने लिया था वहां से उसका डायग्राम बनाना, या लेटरल शिफ्टिंग क्या होता है। हाँ हाँ हाँ। और कौन कौन से फैक्टर थे वो लेटरल शिफ्टिंग डिपेंड करता है। और इधर ये तुम्हारे स्कूल में ये सब लोग थोड़ा पूछता है, ये वाला क्वेश्चन जो हमने अभी जस्ट किया है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन है कि द डायग्राम बिलो शोज टू पैरेलल रेज ए एंड बी ऑफ रेड एंड वायलेट लाइट रेस्पेक्टिवली इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन एयर ग्लास बाउंड्री, full stop. Complete the diagram showing the refracted rays for them in the glass। मतलब कि तुमको शो करना है कि जब ये लोग ग्लास में जाएंगे दोनों कलर के लाइट, तो उनका कैसा डायग्राम होगा। अब देखो तो सिंपल सा ये कहानी है कि हमने तुमको बोला था कि आप जैसे ही कलर चेंज करते हो, तो कलर चेंज करने से आपका डिफरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज करेगा। मतलब हम यहाँ सिंपल बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट। और बोला है कि लाइट रेज आर पैरेलल, तो अगर लाइट रेज पैरेलल हैं मतलब कि उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का सेम आने वाला है, दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम आएगा। अब ध्यान से देखो तो दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, लेकिन दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है। मतलब कि दोनों का जो बेंडिंग होगा, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो दोनों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो सेम नहीं होगा। और मैंने तुमको ये भी कहा था कि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसका बेंडिंग भी ज़्यादा होता है। मतलब कि इस केस में वायलेट लाइट का बेंडिंग ज़्यादा होगा, वायलेट लाइट का बेंडिंग ज़्यादा होगा, मतलब कि उसका जो एंगल ऑफ क्या है रिफ्लेक्शन वो कम होने वाला है कंपेयर टू द एंगल। अच्छा ये तो है, सॉरी सॉरी, ये तो रेड है ना, तो इसका बेंडिंग कम होगा, जो रेड वाले का बेंडिंग कम होने वाला है। तो मतलब कि ये बेंड करेगा कम, कुछ ऐसा रह जाएगा। लेकिन ये जो आपका वायलेट है उसका बेंडिंग होगा ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा बेंड करेगा, कुछ ऐसा आ जाएगा एकदम। तो ये मान लो आपने R2 और ये मैंने माना है R1, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा R1 इज मोर देन R2, क्योंकि फॉर द रेड लाइट आपका बेंडिंग होगा कम, मतलब कि वो कम करेगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड फॉर वायलेट लाइट बेंडिंग होगा ज़्यादा, तो वो ज़्यादा करेगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इन द केस ऑफ वायलेट लाइट उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डायग्राम आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसमें कुछ और भी थे क्वेश्चन कि हाउ डू द स्पीड्स ऑफ द रेज डिफर इन ग्लास, इनका स्पीड ग्लास में कैसे करता है डिफर। तो हमको साफ साफ क्या पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो स्पीड कम होता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि स्पीड फॉर वायलेट लाइट इज लेस देन स्पीड फॉर रेड लाइट इन ग्लास। समझे ना? ये आपका ऐसा हम लोग लिख देंगे, क्योंकि फॉर वायलेट लाइट क्या था, म्यू का वैल्यू ज्यादा था। तो ये हो गया आपका कहानी। इसमें और भी क्वेश्चन है कि आर द टू रिफ्लेक्टेड रेज इन ग्लास पैरेलल, तो आंसर होगा नो। ये जो दो रे है इन ग्लास वो दोनों पैरेलल नहीं है, क्योंकि उन दोनों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं है, क्योंकि उनका वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम नहीं था। थर्ड क्वेश्चन इसमें एक और है कि हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिफर फॉर द टू रेज। तो वो मैंने पहले ही आपको यहाँ पे लिख दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट विल बी मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट। तो ये आपका आंसर हो गया।
इस क्वेश्चन का ये आंसर। इसमें 3-4 पार्ट था। क्वेश्चन अपना सेकंड, इसमें लाइट रे मेरा आ रहा है हवा से, कोई एक लिक्विड है दूसरे लिक्विड में। मेरा पहला सवाल है कि आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन बताएगा, बोलो। नितिन, नितिन। नहीं, नितिन। अच्छा ठीक है, नितिन, नितिन, नितिन। नितिन बहुत सालों बाद बोला है, बताओ नितिन। वाह मेरे लाल, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, आगे बोल। वेरी गुड। हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फाइंड करते हैं कहाँ से, नॉर्मल से। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, चलो। अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अक्षय कुमार। चलिए, आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, बोलो कैसे फाइंड करें, जल्दी से। सब लोग करो जल्दी से, सब लोग। हम लोग यहाँ पे करेंगे यूज स्नेल्स लॉ। वो क्या होता है कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 पॉइंट, कितना आया, 1.22 आएगा शायद। अच्छा सुन, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे यूज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। वेरी गुड। तो यहाँ पे आई कितना है, आई है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। आर कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। और म्यू ऑफ लिक्विड, म्यू ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू हवा, या आप इसको सिंपल म्यू ऑफ लिक्विड भी बोल सकते हो। और साइन कितना होता है 60, ये आपका होता है √3/2। और साइन 45 होता है आपका 1/√2। सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा √3/2, या फिर 3/2 का स्क्वायर रूट। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जाएगा 1.22। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। जल्दी से तुम लोग कॉपी मारो। ये मेरा सवाल है, डायग्राम दिया हुआ है। इसमें लाइट रे आ रहा है आपका एयर से लिक्विड में, और एक प्लेन मिरर भी हमने रखा हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है। हमसे पहला सवाल पूछा है कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। हमसे सेकंड सवाल पूछा है शो द डायग्राम, या शो इन डायग्राम। पाथ ऑफ लाइट रे, path of light ray entering to liquid and then coming out again. जल्दी से जल्दी से जल्दी से सॉल्व करो सब लोग। देखो, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे यूज स्नेल्स लॉ। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने यूज किया स्नेल्स लॉ। तो साइन आई, बाको जल्दी, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू ऑफ लिक्विड। ओ, 1 मिनट, ब्लूटूथ का बैटरी खत्म हो गया।